हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक और नए लेक्चर के साथ। बच्चों, आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें, हमने कहा कि भाई जब सेल डिस्कवर हुआ, रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब सेल को ऑब्जर्व किया तो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर होती गई। सेल की ऊपर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हुई। तो उसमें से दो साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेल्डन और एक और साइंटिस्ट था शेवान। शेल्डन और शेवान जो थे, ये दो साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, सेल से रिलेटेड कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया और इन्होंने ये बताया कि जितने भी अर्थ के ऊपर जो जानदार मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मौजूद हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो सेल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सेल नहीं है तो उन्होंने कहा कि वो जिंदा या लिविंग नहीं कह सकते हम लोग। तो उन्होंने इन चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल के बारे में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए। तो सबसे पहले सेल थ्योरी की अगर बात करें तो ये कब हुई, प्रपोज की हुई थी 1839 में। याद रखना है, दो साइंटिस्ट थे जिसमें शेल्डन और शेवान थे। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। एक था शेल्डन और दूसरा कौन सा था, शेवान, 1839 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो पहले इनके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने कहा भाई जो सेल मौजूद होता है तो सेल जो है बेसिक यूनिट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन पार्ट है। क्यों मेन पार्ट है? इसलिए कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पूरी उसकी बॉडी बनी हुई है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से। तो इसलिए इसको कहते हैं सेल जो स्ट्रक्चरल है। और किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, उसकी ग्रोथ है, उनकी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन है, रिस्पायरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जो भी जानदार में जो फंक्शन मौजूद है, उसको फंक्शन जो कंट्रोल करता है या जो फंक्शन जो हो रहे होते हैं वो सेल की वजह से हो रहे होते हैं। तो इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सेल थ्योरी में यही बात को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो सेल थ्योरी के दो मेन पोस्टुलेट थे, नंबर 1 एंड 2, 1839 में। और भी थे, लेकिन इन दोनों ने स्टार्टिंग के अंदर ये दो मेन पोस्टुलेट जो दिए थे वो 1839 के अंदर दिए थे। किसने दिए थे? शेल्डन और शेवान ने। तो सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था सेल थ्योरी का, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। साइंटिस्ट का ये कहना था, शेल्डन और शेवान का ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये कहा कि हर जानदार चीज़ जो मौजूद है, जिसको हम लिविंग कह रहे हैं, तो उसकी बॉडी में सेल होगा, या तो एक सेल होगा या एक से ज़्यादा सेल हो सकते हैं, मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। या वो जानदार क्या होंगे, या तो वो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, या वो जानदार क्या हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने पढ़े। यूनिसेल्यूलर किसको कहते हैं? जिनकी बॉडी में एक सेल होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वन सेल। एंड मल्टी सेल्यूलर कहते हैं मैनी सेल्स, जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। तो यही बात हुई सेल थ्योरी में। फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि अर्थ के ऊपर जो भी जानदार मौजूद हैं तो उनकी बॉडी या तो एक सेल से मिलकर बनी हुई है या एक से ज़्यादा सेल मौजूद है। अच्छा, दूसरा सेल थ्योरी का ये पोस्टुलेट था कि भाई सेल थ्योरी जो है तो उनकी बॉडी जितने भी अर्थ के ऊपर जो जानदार हैं तो उनकी बॉडी में सेल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? किसी भी बॉडी का क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, जो उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर बना के देता है। और उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ किसकी वजह से? सेल। और उनकी बॉडी में जो भी काम होते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? सेल। तो इसलिए उनका सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल वर्ड में ये कहना था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी जानदार चीज मौजूद है। तो ये दो मेन पोस्टुलेट थे, ये किसने दिए थे? शेल्डन और शेवान ने। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो लिखा हुआ देखें, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो एक और साइंटिस्ट आया 1855 के अंदर। 1855 के अंदर सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड किया गया, जिसको नाम देते हैं, साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर सेल थ्योरी में एक और नया पॉइंट लेकर आया। रुडोल्फ विर्चो ने कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों सेल डिवीजन के बारे में। आपने सुना है कि भाई हमारी बॉडी में सेल मौजूद होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, मतलब नए सेल बनते हैं। तो ये रुडोल्फ विर्चो ने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था सेल डिवीजन का। रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा कि हमारी बॉडी में, ये थर्ड पोस्टुलेट है, इसने कहा भाई देखिए हमारे पास ये सेल मौजूद है। ठीक है जी, ये क्या मौजूद है? एक सेल है। इसने कहा ये जो सेल है ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो गया, कितने सेल बन गए? 2 सेल बन गए। ये खुद को डिवाइड करता है, ऐसे बीच में खुद को डिवाइड करता है, डिवाइड होकर 2 सेल बन जाएंगे। तो 2 सेल बन गए, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? सेल डिवीजन का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? रुडोल्फ विर्चो। तो इसने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो नए सेल आते हैं, वो पुराने सेल जो हैं मौजूद हैं वो डिवाइड होते हैं और वो नए सेल बनाते हैं।
तो यहां लिखा था न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहां से ड्राइव होते हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन जो बॉडी में पहले से जो सेल मौजूद हैं वही डिवाइड होकर क्या करते हैं, नए सेल को या न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो लिखा है कि द न्यू सेल इज ड्राइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होती है कि पहले से जो बॉडी में सेल मौजूद होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने ये यहां पर लिखा था, रुडॉल्फ विर्चो जो होता है ना, तो उसने लिखा कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेम पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। तो उसने ये भी कहा कि भाई ये सेल जो है वो डी नेवो स्ट्रक्चर नहीं है, सेल इज नॉट अ डी नेवो स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि सेल जो है वो डी नेवो स्ट्रक्चर नहीं है, DNOVO। ठीक है जी, डी नेवो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सेल जो है वो खुद बे खुद नहीं बनते हैं, वो डिवाइड होते हैं। जो पहले से सेल मौजूद होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, सेल जो डी नेवो स्ट्रक्चर नहीं है, डी नेवो ये स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट अ डी नेवो स्ट्रक्चर। सेल इज नॉट अ डी नेवो स्ट्रक्चर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। डी नेवो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि सेल खुद में खुद नहीं आते हैं, ये पहले से जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वही डिवाइड होकर न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। फिर चौथा पॉइंट जो था सेल थ्योरी का वो ये था कि द सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल, कि जानदार की बॉडी में जो सेल मौजूद है उनके अंदर क्या मौजूद होता है, हेरिडिटी मटेरियल। मीन्स के डीएनए जो है वो जानदारों का हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल हम उस मटेरियल को कहते हैं जो बच्चों के अंदर प्रेजेंट है। वो बच्चों के अंदर कहां से आता है, अपने पेरेंट्स से आता है। तो ऐसा मटेरियल जो पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से कहां पर ट्रांसफर होता है, ऑफ स्प्रिंग, मीन्स पेरेंट्स से बच्चों में। ऑफ स्प्रिंग कहते हैं औलाद, बच्चों को। तो हेरिडिटी मटेरियल विच पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मीन जो जैसे बच्चे पैदा होते जाते हैं, हर जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, तो उसमें जो उसका जो करेक्टर्स होते हैं, जो उसका हेरिडिटी मटेरियल, वो डीएनए जो है वो पास होता जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है जी, जैसे हमारे अंदर हमारे मदर और पेरेंट्स के करेक्टर हैं, तो हमारी बॉडी में मदर और फादर के वो डीएनए मौजूद है, और हमारे से आगे जनरेशन कंटिन्यू होगी तो उनके अंदर वो डीएनए मौजूद होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेल थ्योरी के 4 मेन पोस्टुलेट थे। उसके बाद सेल थ्योरी का मेन फोकस ये था कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हीं को कहते हैं जिनकी बॉडी में सेल होगा, और उन्हीं की बॉडी में सेल जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंक्शनल यूनिट है। ये सेल थ्योरी का मेन पॉइंट था। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है बच्चों, अब देखें उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर थोड़ा आगे चलें तो एक और छोटा सा टॉपिक मौजूद है जी, ये वाला। यहाँ पर आपकी बुक में देखें ये डायग्राम भी दी हुई है, ये शेल्डॉन की है और ये शेवान भाई है हमारे, और ये रुडॉल्फ विर्चो। ये बड़े 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और छोटा टॉपिक है सब सेल्यूलर और सेल्यूलर। आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी में, वायरस के बारे में। ठीक है जी, वायरस के बारे में पढ़ा होगा, पिरियॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, एंड देन वायरोइड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये वो जानदार चीज़ें कह सकते, इनको जानदार तो नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में सेल नहीं होते। ये 3 है, वायरस, पिरियॉन्स और वायरोइड्स। ये कहलाते हैं नॉन सेल्यूलर। क्या कहलाते हैं? नॉन सेल्यूलर कहलाते हैं, विदाउट सेल के हैं। अब सेल थ्योरी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वायरस के लिए, पिरियॉन्स के लिए, वायरोइड्स के लिए सेल थ्योरी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि इनके पास सेल ही नहीं है। अभी हमने कहा ना कि सेल थ्योरी उनके लिए एप्लीकेबल है। शेल्डन शेवान ने यही कहा था ना कि वो जानदार उन्हीं को कहते हैं जिसमें सेल मौजूद होगा, एक या एक से ज्यादा, लेकिन इनमें तो सेल ही नहीं। लेकिन ये कुछ लिविंग की तरह बिहेवियर शो करते हैं, इस वजह से इनको लिविंग भी कहते हैं और नॉन लिविंग भी कहते हैं। ठीक है जी, तो वायरस, पिरियॉन्स, वायरोइड्स, तो इस वजह से इनको कहते हैं ये बॉर्डर लाइन है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इनको कंसीडर करते हैं। ना तो ये पूरे लिविंग है, ना तो ये पूरे नॉन लिविंग है। तो इसमें कहते हैं सब सेल्यूलर या असेल्यूलर पार्टिकल्स। असेल्यूलर का मतलब क्या होता है? आ का मतलब विदाउट सेल के होते हैं। सब सेल्यूलर कहते हैं सेल के कुछ पार्ट हैं, पूरा सेल इनके पास नहीं है, सेल के कुछ टुकड़े होते हैं, सेल के पार्ट। जैसे कि वायरस के अंदर आपने पढ़ा होगा या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है जी, तो लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। तो फर्स्ट पॉइंट था ना जिसमें क्या कह रहा था कि सेल जो है वो जानदार उसको कहते हैं जिसकी बॉडी में एक या एक से ज्यादा सेल होंगे। तो कह रहा है कि वायरस, पिरियॉन्स एंड वायरोइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सेल के कंपोज नहीं है, मतलब इनकी बॉडी में सेल मौजूद नहीं होते। तो इनकी बॉडी जस्ट किसकी बनी हुई है? कुछ सेल के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है ये असेल्यूलर पार्टिकल्स है, मींस विदाउट सेल, बट डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है,
मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ लिविंग के अंदर होते हैं, तो ये लिविंग नहीं कह सकते इनको, ठीक है जी। तो इस वजह से इनको वायरस को, प्रियोन्स को, वायरोड्स को, इन तीनों को हम लिविंग कंसीडर नहीं करते, ना ही इनको अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है, अभी तक नहीं रखा कहीं भी, क्योंकि ये विदाउट सेल के। बच्चों ठीक है जी, थैंक यू।